दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महत्वपूर्ण पीरियड का डिस्कशन करेंगे और वो है आपका रीनेसा। दोस्तों एक्चुअली अगर हम कहें तो इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, इसलिए इस एज से बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो इस एज को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज हम लोग जनरली रीनेसा को देख रहे हैं कि रीनेसा क्या है, क्या परिवर्तन आया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्रम में, और उसके बाद जो इसका हम लोग सब डिवाइड किए हैं उस पे एक अलग लेक्चर आपके लिए आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे लिए इस सेशन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी पॉइंट दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि द वर्ड रीनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, पुनर्जन्म। दोस्तों पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि जो रीनेसा वर्ड है ये किस भाषा के शब्द से आया है, तो ये फ्रेंच भाषा से आया। ऑप्शन में आपको लैटिन भी मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया इस शब्द को, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है पुनर्जन्म। इट इज कंसिडर्ड टू द डिवीजन बिटवीन द मिडिल एजेज एंड द मॉडर्न एरा। तो दोस्तों मिडिल एज और मॉडर्न एज के बीच का इसे हम डिवीजन पार्ट भी मानते हैं, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे आविष्कार हुए, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, कल्चर का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुए, इन्वेंशन हुए कि आधुनिक युग के तरफ हमारा संसार बढ़ चला। तो पूछा जा सकता है कि किस पीरियड को हम डिवीजन पीरियड ऑफ मिडिल एज एंड मॉडर्न एज का मानते हैं। अगला पॉइंट है कि रीनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड मीन्स रीबर्थ, रिपीट हो गया है दोस्तों। इट सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ आर्ट रीबर्थिंग द क्लासिकल लर्निंग। दोस्तों इस समय फिर से ग्रीक और लैटिन जैसे क्लासिक भाषाओं का या क्लासिक लर्निंग का मतलब फिर से इंटरेस्ट बढ़ा, फिर से लोग उसमें रुचि लेने लगे। द टर्म रीनेसा क्वाइंड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स माइकलेट, याद रखिएगा जो टर्म है आपका रीनेसा, इसको सबसे पहले यूज किए थे जूल्स माइकलेट इन 1858। इट इज कॉल्ड अर्ली मॉडर्न एज। दोस्तों ये डिवीजन पीरियड है मॉडर्न और मिडिल का, इसलिए इसे हम अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं। पेट्राकन इज नॉन एज द फादर ऑफ रीनेसा। दोस्तों याद रखिएगा पेट्राकन को हम फादर ऑफ रीनेसा के रूप में जानते हैं। तो इस फर्स्ट स्लाइड से आपके लिए दो तीन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फ्रेंच वर्ड से है, दूसरा यह मिडिल और मॉडर्न को डिवाइड करता है, इसलिए इसे हम मॉडर्न अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं, और इसके फादर के रूप में किसे जानते हैं तो पेट्राक को जानते हैं। तो 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, द थिंकर ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट्स। इस समय के जो थिंकर थे, विचारक थे, उनको हम ह्यूमनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। Believe that the man should be the subject of study and not God। पूछा जा सकता है कि किस पीरियड का थीम है कि the man should be the subject of study and not God, तो ये आपका हो जाएगा रीनेसा। और ये किन लोगों का विचार है? ह्यूमनिस्ट, मानववादियों का विचार है। और जो सबसे बड़े ह्यूमनिस्ट थे वो थे आपके सर थॉमस मोर। दोस्तों he was considered one of the greatest of all English humanists, mainly for his book Utopia, written in Latin। याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक है एक जिसका नाम है यूटोपिया, इसको लैटिन में लिखा गया था। इन विच वेयर अबाउट एन इमेजिनरी आइसलैंड, एक काल्पनिक टापू की बात की गई है। वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ पे हर चीज क्या है, सही है, वहां पे अनैतिकता नहीं है। मतलब एक आदर्श जीवन की यहाँ पे लेखक कल्पना करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि यूटोपिया की पब्लिकेशन कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, when it was published and it was written by Thomas More and he was the one of the greatest इंग्लिश ह्यूमनिस्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ रीनेसा। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन्स को देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे विकसित हुआ। रीनेसा स्टार्टेड इन लेट 13th सेंचुरी इन फ्लोरेंस, इटली में। दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, वो स्थान था फ्लोरेंस।
इन द पार्टिकुलर विद द राइटिंग ऑफ दांते एंड पेट्राक। तो आपके जो राइटर थे दांते और पेट्राक, इन्हीं के रचनाओं से रीनेसा की शुरुआत होती है। इन द 5th century, 15वीं शताब्दी में रीनेसा स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम द फ्लोरेंस टू द रेस्ट पार्ट ऑफ इटली एंड सून टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यूरोप। तो 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस से ये ज्ञान का प्रसार निकलकर तेजी से पूरे इटली देश में पहले फैलता है, मतलब इटली के एक शहर से पूरे इटली में फैलता है, जो बाकी स्थान थे उसके बाद पूरे यूरोप में फैल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों इस समय का द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, किसके द्वारा? एक जर्मन प्रिंटर थे जिनका नाम था जोहान्स गुटरबर्ग। अलाउड द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द दिस न्यू आइडियाज। तो ये नए जो विचार आया था रीनेसा, इसको स्प्रेड करने में दोस्तों सबसे बड़ा जो रोल रहा वो प्रिंटिंग प्रेस का था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त पहले जो पुस्तकें थी वो रिटन थी, हैंड रिटन थी, तो काफी कॉस्टली होती थी, तो जो लोगों का विचार था वो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो उसके बाद किताबें बहुत ज्यादा छापी जाने लगी और उसका जो कॉस्ट था वो भी कम लगता था, इसलिए जो विज्ञान थे वो काफी तेजी से स्प्रेड किए थ्रू द रिटन फॉर्म। इसलिए ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये भी एक वाइटल रोल निभाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। अब दोस्तों हम जिस स्टेज की बात कर रहे थे, जो रीनेसा है, उसको यहाँ पे हम इसको कुछ भागों में बांट सकते हैं। जनरली इसको 4 या 5 भाग में बांटते हैं। एक अर्ली रीनेसा भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम इलिजाबेथ से ही कवर कर रहे हैं क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा के लिए सवाल बनते हैं। तो दोस्तों जनरली आपको हम बताए थे कि 1500 से लेकर 1600 शताब्दी को हम जानते हैं रीनेसा, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा तो 1500 से लेकर 1660 तक चलता है। जो इंग्लैंड का रीनेसा है वो 1558 से शुरू होता है। इंग्लैंड में इलिजाबेथ के समय से रीनेसा आता है 1558 से लेकर 1603 तक। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इलिजाबेथ पीरियड या इलिजाबेथन एज कब से कब तक है, तो 1558 से 1603 तक। उसके बाद है जोकोबियन एज जो 1603 से 1625 तक चलता है। फिर है कैरोलाइन एज जो 1625 से 1649 तक चलता है। और उसके बाद है कॉमनवेल्थ पीरियड जो 1649 से 1660 तक चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों इलिजाबेथ की बात करते हैं, इसमें क्वीन थी इलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। और यहाँ पे बताइएगा कॉमनवेल्थ पीरियड में कौन लोग शासन किए थे, दोस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि इस आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वोकैब्स, टेक्स्ट बुक, इन सारे चीजों की तैयारी कराई जाएगी। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो आपका इलिजाबेथ एज है, जैकोबियन एज है या कैरोलाइन एज है, ऐसे इस पे पार्टिकुलर वीडियो मैं अपलोड करूंगा। पूरे डिटेल्स क्लास रहेगा इलिजाबेथ पे, जैकोबियन पे या कैरोलाइन, या फिर यह बात हम करें कॉमनवेल्थ पीरियड की। तो इलिजाबेथन एज इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। याद रखिएगा इंग्लिश ड्रामा के लिए इलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। इस एज के हम इंपोर्टेंट राइटर की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहते हैं। फ्रांसिस बेकन को दोस्तों हम जानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे। लेकिन दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि हु इज द फादर ऑफ एसे। एसे के फादर कौन है बताइएगा। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रांसिस बेकन इंग्लिश एसे के फादर है। एडमंड स्पेंसर, उसके बाद सर वाल्टर रेले एंड विलियम शेक्सपियर इलिजाबेथन एज के महत्वपूर्ण राइटर है। नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट जैकोबियन एज। इट स्टार्टेड इन 1603 एंड एंडेड इन 1625। 1603 में शुरू होकर 1625 पे 25 तक चलता है दोस्तों एज। किंग जेम्स बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं इंग्लैंड के। ही वाज द रिलेटिव्स ऑफ क्वीन इलिजाबेथ। ही वाज स्कॉटिश किंग, याद रखिएगा स्कॉटिश किंग थे। जॉन, इस एज के जो महत्वपूर्ण राइटर है जॉन डॉन, जॉन वेबस्टर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, माइकल ड्राइटन और जॉन वेबस्टर। अब हम बात करेंगे न्यू एक अगले एज जो है आपका द कैरोलाइन एज। द कैरोलाइन एज कवर्स द रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस पे अलग अलग से हम पूरा डिटेल्स क्लास लाएंगे। इसके जो महत्वपूर्ण राइटर हैं जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रॉबर्ट बॉर्टन आर सम ऑफ द नोटेबल फिगर ऑफ दिस एज। अब दोस्तों बात करेंगे हम कॉमनवेल्थ एज की। द कॉमनवेल्थ एज बिगेन विद द बिहेडिंग ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट।
जब दोस्तों किंग चार्ल्स फर्स्ट और उसके एडवाइजर की हत्या कर दी जाती है, बिहेडेड कर दिया जाता है, तब से कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है। कब किया जाता है? 1649 में, एंड ended with the restoration of Stuart monarchy via the coronation of Charles II in 1660। मेजर राइटर वेयर जॉन मिल्टन, हेनरी नेविले। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोग बहुत से चीजों को कवर किए रिगार्डिंग रीनेसा। आगे के सेशन में इसी के जो सब पार्ट है, इलिजाबेथ हो या जोकोबियन, कैरोलाइन, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों रीनेसा पीरियड के जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मेजर राइटर है, उनका एक लिस्ट है, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, सर वाल्टर रीले, जॉन डॉन, एंड्रू मार्वेल, रॉबर्ट हेरिक, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, एडमंड एस स्पेंसर, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन। इसके अलावा कुछ स्कॉलर भी थे दोस्तों इस सेशन में, जैसे पेट्राक रहे, इरास्मस रहे। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रीनेसा में जो आपका है रीनेसा इन इंग्लैंड का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, इस सेशन को देखने के बाद आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में 5 से 10 नंबर पक्के। वो कैसे? ये पूरा वीडियो देखिए और आप अपना एक नोट्स बनाइए और जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग रीनेसांस इन इंग्लैंड के क्रम में इलिजाबेथ का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग जैकोबियन और प्यूरिटन एज को कवर करेंगे। तो इलिजाबेथ एज की हम बात करें तो इस सेशन को देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एज से, वो सभी के सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। तो दोस्तों रीनेसांस इन इंग्लैंड, Renaissance roughly was during the Tudor period in the history of English literature. The years between 1485 to 1603. This period is called the Tudor period. तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि जो रीनेसा है इंग्लैंड में, वो जनरली ट्यूडर पीरियड के समय था, जिसको हम कह सकते हैं कि द इयर्स बिटवीन 1485 टू 1603, 1485 से लेकर 1603 तक ही जनरली रीनेसा जो इंग्लैंड में रहा। देयर वेयर 3 ट्यूडर रूलर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस दौरान 3 ट्यूडर रूलर्स, 3 शासक रहे ट्यूडर डायनेस्टी के। वो कौन थे जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको ये भी पता चलेगा कि ट्यूडर पीरियड्स का जो लास्ट मोनार्क थी, लास्ट किंग थे, वो कौन थे। तो जो पहले थे हेनरी दी सेकेंड, इनका जो काल था दोस्तों 1485 टू 1507। देन कम्स हेनरी दी एट 1501 टू 1551। देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट important figure, Queen Elizabeth फर्स्ट। If you talk about her reign from 1558 to 1603, दोस्तों ये जो काल है क्वीन इलिजाबेथ, यही काल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश के डेवलपमेंट में ये जो एज है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके जो राइटर्स थे वो बिल्कुल इंग्लिश के जो डेवलपमेंट है उसको एक नई दिशा दिए, या हम कह सकते हैं कि एक नया शेप दे दिए, एक नया रूप दे दिए। तो दोस्तों क्वीन इलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, शी वाज द लास्ट ट्यूडर किंग। इट इज कंसिडर्ड द ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इतिहास में दोस्तों हम इसको ग्लोरियस पीरियड के नाम से भी जानते हैं क्वीन इलिजाबेथ को। ड्यूरिंग हर एज द ग्रेटेस्ट लिटरेचर इन इंग्लिश वाज प्रोड्यूस। इन्हीं के काल में जो बहुत उच्च कोटि की जो रचनाएं थी वो प्रोड्यूस्ड हुई। दोस्तों क्वीन इलिजाबेथ के नाम पे ही आपका जो एज है इलिजाबेथन एज पड़ा। इसको हम दोस्तों एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस सेशन में हम लोग अब आगे देखेंगे लिटरेचर ऑफ द इलिजाबेथ। दोस्तों यदि हम बात करें इलिजाबेथ के समय, जो इलिजाबेथन एज है, उस समय की लिटरेचर की बात करें तो इस समय ड्रामा, पोएट्री और जो आपके प्रोज थे ये सभी वर्क्स हुए। लेकिन ड्रामा और पोएट्री जो थे ये काफी उच्च कोटि के इसमें आपको मिलते हैं। हाँ, एक आध राइटर्स थे जो प्रोज वर्क को भी प्रमोट किए, जैसे फ्रांसिस बेकन। इन्होंने प्रोज वर्क को
मतलब कि इसमें इंट्रोड्यूस किया और इन्हें हम बोलते हैं फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोनेट। हम इस सेशन में सोनेट सीक्वेंस को देखेंगे। दोस्तों आपके सामने एक स्लाइड है, यदि इस स्लाइड के बारे में आप अच्छा से जानते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। आप अपना समय जाया नहीं करेंगे अगर इन सारी चीजों को आप जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं, थोड़ा सा डाउट है या आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जानेंगे यूटोपिया के बारे में, फेरी क्वीन के बारे में, द शेफर्ड्स कैलेंडर, राल्फ ड्वाइस्टर ड्वाइस्टर, गर्डूबर्ग, टोटल्स मिशनरी, शेक्सपियर्स के जो सोनेट है, एस्ट्रोफर एंड एस्टीला, एमरोती। तो ये सभी वर्क्स के बारे में हम लोग इस सेशन में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे। और दोस्तों आपको मालूम है कि जब आप 2019 का बिहार स्टेट का एग्जाम दिए थे तो इन सभी में कुछ ना कुछ सवाल जरूर आए थे। जैसे यूनिवर्सिटी विट्स से भी सवाल आए थे, आपको शेफर्ड कैलेंडर से आए थे, आपके सोनेट से भी सवाल आए थे। तो 5 या 10 सवाल इस सेशन से आपके पक्के हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोनेट को हम पहले एक बार देख लेते हैं कि सोनेट क्या होते हैं। दोस्तों अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों सोनेट इज अ लिरिक पोएम दैट इज comprised of 14 lines and usually follow the rhyme scheme। दोस्तों ये कविता है, लिरिक कविता है जिसमें 14 लाइन होते हैं। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 14 लाइन के पोएम को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा सोनेट। एंड यूजुअली फॉलो द राइम स्कीम। दोस्तों इसमें एक राइम स्कीम है, इसी राइम स्कीम के चेंजिंग के आधार पर हम इसको 3 टाइप्स में बांट देते हैं। दोस्तों देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स। कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है आपका, हम कह सकते हैं इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, और इसके बाद एक लास्ट में आता है स्पेंसरियन सोनेट। तो दोस्तों इटालियन सोनेट की हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेट्राकन सोनेट। इसे हम पेट्राकन सोनेट भी बोलते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। तो दोस्तों ये जो पेट्राकन सोनेट है या इटालियन सोनेट है, इसको आप 2 पार्टों में बांट के लिखते हैं। एक होता है ऑक्टाव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टाव जो होता है दोस्तों 8 लाइन का होता है, याद रखिएगा, और सेस्टेट जो होता है 6 लाइन का। यूजुअली द ऑक्टाव फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ, दोस्तों ये राइम स्कीम देखिएगा, ए बी बी ए ए बी बी ए। याद कर लीजिएगा जो पेट्राकन सोनेट का जो ऑक्टो का राइम स्कीम है, ए बी बी ए बी बी ए। द सेस्टेट ऑफ द फॉलोज आइदर, दोस्तों जो सेस्टेट है उसका राइम स्कीम 2 प्रकार का है। एक है सी डी ई और फिर है सी डी। ये 2 में से कोई एक फॉलो होता है। कभी कभी इसमें बदलाव होते हैं, बट एट अ टाइम्स द सेस्टेट राइम स्कीम कुड वेरी अमॉन्ग इटालियन सोनेट्स। दूसरा है आपका इंग्लिश सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। आर कंपोज ऑफ 14 लाइन्स एंड आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टेंस। दोस्तों इसमें जो ये पोएम है, लिरिक्स पोएम है, इसको 4 लाइन के आधार पे 3 क्वार्टेंस में बांट दिया जाता है। देन अ फाइनल कंक्लूडिंग कपलेट, और तब एक 2 लाइन का कपलेट आता है जो फाइनल कंक्लूडिंग लाइन होता है। तो 4 क्वार्टेंस में लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट्स हो जाएगा। और ये ऑक्टाव और सेस्टेट, ये भी 2 भाग में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? ऑक्टाव एंड सेस्टेट में बांटते हैं। शेक्सपियर क्या करते हैं दोस्तों? ये क्वार्टेंस और कपलेट में बांटते हैं। जैसे एक क्वार्टेंस जो होता है 4 लाइन्स का होता है, तो 3 क्वार्टेंस मीन्स 12 लाइन, और कंक्लूडिंग अ कपलेट मतलब कपलेट 2 लाइन का होता है, तो 12 2 14 हो जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट राइम स्कीम पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किसी सोनेट की यदि हम समाप्ति कपलेट से करते हैं तो वो सोनेट किसका होगा? पेट्रार्क का होगा, स्पेंसर का होगा, कि शेक्सपियर का होगा? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा शेक्सपियर का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि हम शेक्सपियर के सोनेट्स की राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी, याद रखिएगा, ए बी सी डी, ई एफ ई एफ जी जी। तो 1 क्वार्टेन, 2 क्वार्टेन, 3 क्वार्टेन, और लास्ट पे कंक्लूडिंग लाइन जी जी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी डी ई एफ, ये नहीं रहेगा दोस्तों, ई एफ जी जी। ठीक है दोस्तों, दिस सोनेट फॉर्म एंड राइम स्कीम इज नोन एज द इंग्लिश सोनेट। द इंग्लिश सोनेट के नाम से भी हम इसको
जानते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स को। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं द स्पेंसरियन सोनेट इज लाइक द शेक्सपियरियन। दोस्तों स्पेंसर का भी जो सोनेट है वो शेक्सपियर के तरह है। वन बिकॉज इट ऑल्सो कंक्लूड्स थ्री क्वार्टेंस एंड द एंडिंग कपलेट, इसमें भी एक एंडिंग कपलेट होता है। हाउएवर द स्पेंसरियन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम ए बी बी सी सी डी ई ई। यहाँ पे ई ई जो है वहीं पे हम शेक्सपियर की बात करें तो क्या था दोस्तों, जी जी था। तो यहाँ पे जल्दी से दोस्तों जो तीनों सोनेट्स है जैसे इटालियन, द इंग्लिश एंड स्पेंसरियन सोनेट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों इन तीनों का आप राइम स्कीम लिख डालिए, आपको याद हो जाएगा। तो जल्दी से लिख दीजिए दोस्तों, मुझे याद रहेगा आपके राइमिंग स्कीम का। तो दोस्तों अब हम जिस चीज के लिए इस सेशन को बनाए हैं वो है इंपोर्टेंट सोनेट सीक्वेंस ऑफ दिस एज। इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इनका पब्लिकेशन कब हुआ। इसके बाद पूछा जा सकता है कि ये जो सोनेट्स है, ये जो पोएम है, लिरिक्स पोएम है, ये किसको डेडिकेट किया गया है, कितने बुक में लिखा गया है। तो ये जो है आपके सामने है यूटोपिया, फेरी क्वीन, इस पे हम पहले ही बता दिए हैं। तो आगे बढ़कर हम एक एक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे शेक्सपियरियन सोनेट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एंड ही इज कॉल्ड द बार्ड। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें 1 से 26 वन फ्रॉम 1 टू 126 डेडिकेटेड टू अ फेयर विथ अ यंग मैन। आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 127 से 152 तक अ डार्क लेडी, एक वीमन होती है। और 153 से 154 तक फोकस ऑन अ क्लासिकल गॉड कुपिड। तो यहाँ पे याद रखिएगा 154 सॉनेट्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, these sonnets were written and revised between 1590 and 1605। तो 1590 से लेकर 1605 तक इन सॉनेट्स को लिखा गया और रिवाइज किया गया। अब दोस्तों यदि हम बात करें इसके पब्लिकेशन की, तो इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1609 बाय थॉमस थ्रोपे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि शेक्सपियर के सोनेट्स को सबसे पहले कब पब्लिश किया गया, तो 1609 में किया गया दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया, तो थॉमस थ्रोप। किसके द्वारा दोस्तों, तो थॉमस थ्रोप। दोस्तों बता जरूर कमेंट कीजिए कि शेक्सपियर की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज लव। दोस्तों ये टीजीटी में पूछा गया सवाल है, अब वहीं से इस सवाल को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कंसेप्ट को। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखिए कि शेक्सपियरियन जो सोनेट है इसको 1609 में थॉमस थ्रोपे के द्वारा पब्लिश किया गया। इस सोनेट में को 1590 से लेकर 1605 के बीच में लिखा गया, रिवाइज किया गया। और इन कविताओं, इन सोनेट्स का जो थीम है, मेन थीम है, वो है आपका लव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे फिर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों सिर्फ इन सेशन को देखिएगा ही नहीं, एक अपना नोट्स भी तैयार कीजिएगा। आप जब सुनते हैं उसी चीज को लिखते हैं और फिर से रिवाइज करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपके मन पटल पे स्पष्ट हो जाता है, छप जाता है। इट इज ऑन। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला। तो दोस्तों ये जो वर्ड है एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, इससे भी सवाल आते हैं। तो एस्ट्रोफेल हो जाएगा लवर और एस्टेला हो जाएगा स्टार। तो यहाँ पे महिला है स्टार और एस्ट्रोफेल है जो एक लवर होता है। आगे देखते हैं। इट इज अन इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंसिस्टिंग कंटेनिंग 108 सोनेट्स। दोस्तों ये जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है इसमें 108 सोनेट्स है। जैसे शेक्सपियर का जो सोनेट्स है वो कितना था दोस्तों, 154। और ये है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इसमें कितने हैं, 108। किसके द्वारा लिखा गया है, तो फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। ये जो सोनेट है सीक्वेंस इसके द्वारा आया है, फिलिप सिडनी के द्वारा आया है। तो 108 सोनेट्स है और 11 ठो सॉन्ग है। तो पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में कितने सॉन्ग्स हैं, तो 11। सोनेट्स कितने हैं, तो 108। किसने लिखा है, तो फिलिप सिडनी।
और बात करें कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ, तो 1591 में। स्ट्रोफल एंड स्टीला का पब्लिकेशन कब हुआ, 1591 में। दोस्तों यदि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि कब इसका पब्लिकेशन हुआ था, 1591 में। अब दोस्तों इसको कंपोज किया गया था, लिखा गया था 1580 से लेकर 1584 के बीच में। तो इस बीच कोई भी टाइम आता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन में 1580 ही ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो आपको बताए हैं, द नेम ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दोस्तों ये जो नेम है दो ग्रीक शब्दों से आया है। पहला है एस्टर मीन्स स्टार, और फिल ये दो शब्दों से मिला है। फिल मीन्स लवर, तो हो जाएगा स्टार लवर। एंड द लैटिन वर्ड एस्टीला, एक लैटिन वर्ड है क्या, एस्टीला मीन्स स्टार। तो स्टार लवर याद रखिएगा, इसका अर्थ होगा ये होता है स्टार और ये होता है लवर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इस स्लाइड में आपको याद क्या रखना है कि स्ट्रोफल एंड स्टीला एक सोनेट सीक्वेंस है जिसको तो किसने लिखा है, तो सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। इसमें 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स हैं। और इसके पब्लिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसका पब्लिकेशन 1591 ईस्वी में हुई, और इसको कंपोज किया गया, प्रोबेबली इसको लिखा गया 1580 से 1584 के बीच। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करेंगे अमृति। अमृति बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए सोनेट सीक्वेंस है। सारे कंसेप्ट को दोस्तों आप इसको निचोड़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अ सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। तो दोस्तों इट इज अ सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। तो पहला पॉइंट क्या याद करना है कि जो अमृति सोनेट सीक्वेंस है इसको किसने लिखा है, स्पेंसर ने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। अमृति वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1535। सबसे पहले इसको 1535 में पब्लिश किया गया था, मतलब आगे भी इसको पब्लिश किया गया है इन लंदन। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो विलियम पेंसन बाई, विलियम पेंसन बाई के द्वारा इस सोनेट सीक्वेंस को पब्लिश किया गया था। लिखा किसके द्वारा गया था, तो एडमंड स्पेंसर। अब दोस्तों हम बात करें कि इस सोनेट सीक्वेंस में अमृति में कितने सोनेट्स थे, तो 89 89 थे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक शॉर्ट पोएम है इपिथलेमियन। क्या है जी, इपिथलेमियन। और ये जो आपका सोनेट है ये किसको एड्रेस किया गया है, तो इनकी एक वाइफ है जिसका नाम है एलिजाबेथ बाइले। तो अमृति किसको डेडिकेटेड है, एलिजाबेथ बाइले को डेडिकेटेड है। ये अपनी प्रेमिका पे बाद में उससे शादी भी करते हैं, उसी पे सोनेट्स लिखे हैं। जनरली इसमें एक सोनेट्स है आपका 34 34 नंबर जो आपका सोनेट्स है, इसमें जो बातें हैं ब्रेकअप की बातें हैं, याद रखिएगा, यहाँ से भी पॉइंट बन सकते हैं। तो इस स्लाइड से आपको कितनी बातें याद रखना है। अमृति एक सोनेट सीक्वेंस है जिसको लिखा है एडमंड स्पेंसर ने, और किसने इसको पब्लिश किया है, तो विलियम पॉन्सन पॉन्सन बाय, विलियम पॉन्सन बाई ने इसको पब्लिश किया है सबसे पहले 1535 में। इसमें 89 सोनेट्स है और एक शॉर्ट पोएम है जिसका नाम है इपिथलेमियन, और 34 नंबर सोनेट्स ब्रेकअप का इसमें थीम है। और इस किसको एड्रेस किया गया है, किसको डेडिकेटेड है, एलिजाबेथ बाइले जो इनकी वाइफ होती है। दोस्तों दो और सीक्वेंस है सोनेट का जिसको याद रखिएगा, सैमुअल डेनियल डेलिया। इसका पब्लिकेशन 1592 में होता है, इसमें 50 सोनेट्स है। फिर आता है माइकल ड्राइटन, माइकल ड्रेटन। इनका एक सोनेट है जिसका नाम है आइडियाज मिरर। पूछा जा सकता है सीधे सवाल कि आइडियाज मिरर किसकी सोनेट सीक्वेंस है, तो माइकल ड्राइटन। डेलिया किसकी सोनेट सीक्वेंस है, तो सैमुअल डेनियल। तो सैमुअल डेनियल डेलिया, माइकल ड्राइटन, आइडियाज मिरर। दोस्तों ये जो है 15, इसका दो बार पब्लिकेशन किया गया। सबसे पहले 1594 में जिसमें 64 सोनेट्स थे, और फिर 1619 में इसका पब्लिकेशन होता है जिसमें 73 सोनेट्स के साथ इसको पब्लिश किया जाता है। अब आपके सामने है द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क थॉमस मोर्स का यूटोपिया। तो दोस्तों इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि सबसे पहले दोस्तों इसका जो पब्लिकेशन किया गया लैटिन में कब किया गया। फिर हम बात करें आपके फ्रेंच, इटली, इटालियन भाषा में, और जर्मन।
3 भाषा में इसका पब्लिकेशन एक साथ होता है। और देन इट कम्स द टाइम ऑफ इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश पब्लिकेशन। तो ये 3 पीरियड्स आपको याद होना चाहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लैटिन में है 1516 में पब्लिश होता है। ये जो फ्रेंच, इटालियन और जर्मनी भाषा की बात की है, जर्मन भाषा की, ये 1550 में पब्लिश होता है। और ये जो इंग्लिश है आपका 1551 में पब्लिश होता है। तो जरूर दोस्तों इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल इससे आपके एग्जाम में रहेंगे, चाहे जिस रूप में आए। वो आपका पब्लिकेशन पूछे, राइटर पूछे, एप्लीकेशन पूछे कि किसको एड्रेस किया गया है, इन 3 तरह से इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो थॉमस मोर्स की यूटोपिया है, याद रखिएगा इतना बात दोस्तों। ये कल्पना है, इस पे भी हम आगे एक वीडियो लाएंगे आपके लिए। अगला है आपका द फेरी क्वीन, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर। इट इज अन इंग्लिश epic poem by Edmund Spenser. It is the work in which Spenser invented a new verse form known as the Spenserian stanza. दोस्तों यही है आपका स्पेरियन स्टेंजा वाला पुस्तक, जिसमें इन्होंने सबसे पहली बार स्पेरियन स्टेंजा फॉर्म का प्रयोग किया। दोस्तों जल्दी से आप इसके राइम स्कीम को लिख डालिए, काफी जरूरी है, लिखेंगे तो याद होगा। इट इज ऑन एलिगोरिकल वर्क्स। दोस्तों ये एक एलिगोरिकल वर्क्स है, इससे भी सवाल आ सकते हैं। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ फर्स्ट। इसके पहले वाला जो डेडिकेशन था वो किसको था दोस्तों, तो था इनकी पत्नी तो एलिजाबेथ बाइले, और ये किसका है, एलिजाबेथ फर्स्ट। अब दोस्तों इस सोनेट की हम थीम की बात करें, मेन थीम की, तो लव एंड फ्रेंडशिप। क्या थीम है दोस्तों लव एंड फ्रेंडशिप इज द मेन थीम ऑफ दिस वर्क। तो इस स्लाइड से आपको याद रखना है कि द फेरी क्वीन की जो राइटर है वो है एडमंड स्पेंसर। इसी वर्क में इन्होंने पहली बार स्पेरियन स्ट्रेंजा का प्रयोग किए, और यह एक एलिगोरिकल वर्क है। ये डेडिकेटेड है एलिजाबेथ फर्स्ट को, और इसका जो मेन थीम है वो है आपका लव एंड फ्रेंडशिप। आगे है शेफर्ड्स कैलेंडर। तो शेफर्ड्स कैलेंडर, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। ये जो पोएम है इसको किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर लिखे हैं। इट कंसिडर्ड स्पेंसर्स फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क पब्लिश्ड इन 1550। तो इसको एडमंड स्पेंसर का पहला महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, जिसका पब्लिकेशन 1515 में होती है। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पास्टोरल पोएम इन इंग्लिश। और इसको पहली पास्टोरल पोएम माना जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो पूछा जा सकता है कि शेफर्ड्स कैलेंडर क्या एक पास्टोरल पोएम है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाँ, यह एक पास्टोरल पोएम है। इट कंसिस्ट्स 12 इकोलॉग्स फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। इसमें 12 इकोलॉग्स होते हैं जो प्रत्येक महीने के लिए होते हैं। और दिस वर्क है डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। किसको डेडिकेट किया गया है दोस्तों, सर फिलिप सिडनी को इस वर्क को डेडिकेट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको पिछले स्लाइड में गलत बोल दिए हैं कि जैसे ये जो वर्क है एलिजाबेथ फर्स्ट को डेडिकेट है, तो इसके पहले एक रचना आई थी जो वहां पे हम आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसमें गलत दे दी है। जैसे अमृति में जो डेडिकेशन है वो एलिजाबेथ बॉयले को है, न कि शेफर्ड कैलेंडर में है। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शेफर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है, तो एडमंड स्पेंसर। ये एक सोनेट सीक्वेंस है। इसका पब्लिकेशन कब होता है, तो 1515 में होता है। और यह एक पास्टोरल पोएम है। ठीक है दोस्तों, और इसे फर्स्ट पास्टोरल पोएम इन इंग्लिश के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है। इसमें 12 इकोलॉग्स होते हैं। और यह जो रचना है ये किसको डेडिकेट किया गया है, सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया गया है। अगला वर्क है राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, जल्दी से दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में इस वर्क्स का नाम लिख दीजिए, राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। इट इज अ 16th सेंचुरी प्ले बाय निकोलस उडाल। तो निकोलस उडाल के द्वारा इसको लिखा गया था। और इसका कब लिखा गया, तो 16th सेंचुरी में। It is considered as the first comedy to be written in English language, in the English language। तो फर्स्ट कॉमेडी है जिसका नाम है राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर।
इट वाज रिटन बिटवीन 1551 एंड 1553। इसको लिखा गया 1551 से लेकर 1553 के बीच में और पब्लिश किया गया है 1556 1556 में दोस्तों इसको पब्लिश किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक ग्रामर का पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश की हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये बन गया है आपका एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव बन गया है क्योंकि लैंग्वेज एक नाउन है, ये एडजेक्टिव बन गया, इसीलिए यहाँ पे द आया है कि ठीक है। याद रखिए जब हम किसी भाषा के नाम के बाद हम उस लैंग्वेज लिख दे तो उसके पहले हम द लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि राल्फ रॉयस्टर ड्रॉयस्टर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉमेडी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट वाज रिटन बाय निकोलस उडाल and published in 1556 and it was written between 1551 and 1553। गर्डूबक, तो पहले क्या था, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। अब आता है आपके सामने एक गर्डूबक, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गर्डूबक ऑल्सो टाइटल फॉरेक्स एंड पॉरेक्स। तो दोस्तों गर्डूबक का एक और टाइटल्स है जिसको हम बोलते हैं फेरेक्स एंड पोरेक्स। याद रखिएगा, फेरेक्स एंड पोरेक्स। इट वॉज रिटन बाई थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। दोस्तों इसको लिखा गया थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल के द्वारा, दो लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। कौन कौन है, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्डबर्ग का एक और टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स, लिखा गया है किसके द्वारा, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले के द्वारा। कब पब्लिश किया गया, 1561 में। इट वाज पब्लिश्ड इन 1561। It was first performed at the Christmas celebration given by Inns Temple। तो सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था क्रिसमस सेलिब्रेशन पे। इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। दोस्तों इसको किस शैली में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और यहाँ पे एक चीज याद रखने वाला चीज कि क्रिस्टोफर मार्लो वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। तो दोस्तों ये जो है आपका गर्डबर्ग एक ट्रेजेडी भी है, याद रखिएगा। इसका टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। इट वाज रिटन बाय थॉमस नॉर्टन थॉमस सैकविले और इसको पब्लिश किया गया 1561 में। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इलिजाबेथन थिएटर के नाम है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा थिएटर नहीं है। जैसे ये जो नाम है द ब्लैक फेरीज, आपको थिएटर जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा द ब्लैक फेरीज एक थिएटर है। जो फर्स्ट थिएटर है दी थिएटर, पहला थिएटर क्या है, दी थिएटर। दूसरा है द कॉटन थिएटर, द रूज, द स्वान, द ब्लैक फेरी, द ग्लोब। दोस्तों यही वो थिएटर है जिसके साथ विलियम शेक्सपियर का नाम एसोसिएटेड है। एक बार इसमें आग लग जाती है और फिर से इसको रिनोवेट किया जाता है, फिर से इसको बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि दिस आर द नेम ऑफ सम थिएटर्स। अब हम बात करें दोस्तों आपके सामने द यूनिवर्सिटी वीट्स। इससे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। The University Wits were a group of English playwrights and poets and pamphleteers। याद रखिएगा, playwrights and poets who were active in the late 16th century। जो लोग एक्टिव थे 16वीं शताब्दी में, लेट 16वीं शताब्दी में, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। याद रखिएगा इसके पहले 2019 के स्टेट के एग्जाम में आया था यूनिवर्सिटी विट्स कब आए थे, तो एलिजाबेथन एरा में आए थे। एंड ये लोग थे एंड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड एजुकेटेड, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया दोस्तों, एंड एजुकेटेड एट द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये लोग 7 होते हैं। 3 का नाम आपको रटना है और 3 को समझना है और 1 को याद करना है। अब दोस्तों ये है आपके क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने और थॉमस नेस। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने और थॉमस नेस, ये लोग दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे विद्वान थे। कहाँ के थे दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे विद्वान थे। और ये 3 लोग जो बचते हैं, तो जब 3 लोग बचते हैं तो आप जानते हैं कि 2 ही यूनिवर्सिटी के लोग थे, एक तो कैम्ब्रिज के थे और दूसरे कहाँ के थे, ऑक्सफोर्ड वाले थे। तो ये लोग ऑक्सफोर्ड वाले हैं और ये लोग कैम्ब्रिज वाले हैं। लेकिन एक और है यूनिवर्सिटी वीट्स जो किसी यूनिवर्सिटी वाले नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी वाले नहीं है, लेकिन वो भी कम विद्वान नहीं थे। उनका नाम था टॉमस किड। टॉमस किड, तो इसी से याद रखिएगा किड, टॉमस किड। तो एक याद करना है कि जो टॉमस
थॉमस किड थे, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, फिर भी ही इज कंसिडर्ड यूनिवर्सिटी विट्स। और सवाल कैसे बन सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ग्रीने किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज? तो आपका आंसर क्या होगा? कैम्ब्रिज। तो आप तीन लोगों को रट लीजिएगा और जो बच जाए वो तीन क्या हो जाएंगे? ऑक्सफोर्ड, या जो आप कोई भी जो आप याद कर सकते हैं इस दो पार्ट में बांट के अपना एक याद कर लीजिएगा। और ये एक नाम जरूर याद रखिएगा कि थॉमस किड जो थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। अब दोस्तों यहाँ पे है क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो थे, ही वाज द मेन यूनिवर्सिटी विट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो सबसे जो मेन पोएट थे वो थे आपके क्रिस्टोफर मार्लो। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपको बहुत मदद करेंगे आपके प्रिपरेशन में। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जैकोबियन एज का डिस्कशन करेंगे। ये भी एक एज है रीनेसा का। इसके पहले हम दोस्तों एलिजाबेथ का डिस्कशन किए थे। उसके बाद आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जैकोबियन एज। तो दोस्तों ये भी एज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका आप टाइमिंग याद रखिएगा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1603 एंड एंड्स विथ 1625। तो दोस्तों जेम्स फर्स्ट आते हैं तब आपका ये जैकोबियन एज शुरू होता है। दोस्तों इस एज का जो इमिनेंट लिटरेरी फिगर है, जो सबसे बड़े राइटर है, वो है आपके जॉन डॉन। इसके पहले जो हम लोग पीरियड्स पढ़े थे एलिजाबेथ, उसमें जो सबसे बड़ा फिगर था लिटरेचर के क्षेत्र में वो थे आपके विलियम शेक्सपियर। इसलिए एलिजाबेथन एज को हम द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। सिमिलरली द जैकोबियन एज आल्सो नोन एज द एज ऑफ जॉन डॉन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप और शेयर कीजिए। जैकोबियन पीरियड जो है 1603 से लेकर 1625 तक चलता है, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक एक है आप कवर करते जाएगा। दोस्तों आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। द जैकोबियन एज वाज द टाइम व्हेन जेम्स फर्स्ट वाज किंग ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों जब जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के राजा थे उस पीरियड को हम जैकोबियन एरा या जैकोबियन टाइम या जैकोबियन एज बोलते हैं। टाइमिंग है बिटवीन 1603 एंड 1625। 1603 से लेकर 1625 तक ये टाइमिंग याद रखिएगा। वी कॉल्ड इट जैकोबियन एरा। इसे हम लोग जैकोबियन एरा बोलते हैं। जैसे हम एलिजाबेथ के नाम पे एलिजाबेथन बोलते हैं, उस प्रकार हम जेम्स के नाम पे इसे हम जेम्सियन नहीं बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। ऐसा क्यों? नॉट जेम्सियन एरा बिकॉज जेकोबस इज द लैटिन वर्जन ऑफ द नेम जेम्स। तो जेम्स का लैटिन वर्जन है आपका ये जो जेकोबस है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम जेकोबियन पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक बात याद रखिए, जो जेम्स फर्स्ट है यह स्कॉटलैंड के जेम्स द सिक्स थे। स्कॉटलैंड के जेम्स द सिक्स थे। फिर बाद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का एकीकरण होता है, यूनाइटेड किंगडम्स बनता है, तो ये राजा बनते हैं। ये जो जेम्स फर्स्ट जो थे ये एलिजाबेथ के बाद बनते हैं। एलिजाबेथ जो महारानी थी उनके बाद बनते हैं। आप जानते हैं कि एलिजाबेथ जो आपकी क्वीन थी इनका कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि वो वर्जिन थी, वो शादी नहीं की थी। तो उनके बुझिए कि रिलेटिव थे, मतलब उनके रिलेटिव थे और वहां से इसीलिए इनका अधिकार यहाँ पे होता है, वो आके यहाँ पे राजा बनते हैं। तो याद रखिएगा कि जैकोबियन एज के पहले क्या था? एलिजाबेथन एज। ठीक है दोस्तों, और एलिजाबेथन एज के बाद आएगा आपका प्यूरिटन या कहिए या कैरोलाइन कहिए या द एज ऑफ मिल्टन कहिए। तो इतना याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स थे जो इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट के नाम से वहां का राजा बने। अब दोस्तों ये जब राजा बने तो आप जानते हैं कि हर समय हर काल और हर परिस्थिति और हर देश में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस प्रॉब्लम। तो इस समय भी रिलीजियस प्रॉब्लम थी। जैसे आज हम बात करें तो भारत में क्या हिंदू मुस्लिम है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम है वहां पे भी सिया सुनी की कहानी है, वहां पे भी उनमें पड़ता नहीं है। जहाँ पे क्रिश्चियन है उनमें भी नहीं पड़ता है। अलग अलग पार्ट में हर समय
बटा हुआ है। यदि हम अपने प्राचीन काल की बात करें तो शय और जो वैष्णव संप्रदाय थे उनमें नहीं पड़ता था। इसी प्रकार मतलब आप जैन धर्म की बात करें तो वो भी दो पार्ट में थे। तो हर समय जो सबसे बड़ी बाधा है राष्ट्र के विकास के लिए वो है आपका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इंग्लैंड in the Jacobean era was mainly divided into two main religions कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो जो इंग्लैंड था, जो जैकोबियन टाइमिंग था, जो जैकोबियन एरा की बात करें उस समय जो धर्म के नाम पे पूरा समाज दो भागों में बटा हुआ था। पहले थे कैथोलिक और दूसरे कौन थे दोस्तों? प्रोटेस्टेंट थे। अब एक सवाल है, आप जानते हैं तो जल्दी से आंसर पुट डाउन कर दीजिए कि जो जेम्स फर्स्ट थे ये कैथोलिक थे कि प्रोटेस्टेंट थे? जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। किंग जेम्स वाज अ प्रोटेस्टेंट। याद रखिएगा, ये किंग जेम्स जो थे वो क्या थे? प्रोटेस्टेंट थे। विच अपसेट मैनी कैथोलिक्स एट द टाइम। इसलिए ये कैथोलिक लोगों के आंखों में चुभते थे और उनके मन में षड्यंत्र चलने लगा कि हम क्यों नहीं जेम्स फर्स्ट को मार देते हैं और इस पूरे राज्य में हम क्या करेंगे? कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार कर देंगे। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस बिटवीन पीपल। इसलिए लोगों के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? हिंसा हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एंड वाज द कॉज ऑफ मैनी डेथ्स इन जेकोबियन एरा। दोस्तों इसके कारण जेकोबियन टाइम में बहुत से लोग मारे जाते हैं। दोस्तों ये जो कन्फ्लिक्ट था इसका एक नाम आता है, जो लोग ये षड्यंत्र करते हैं उस षड्यंत्र का क्या नाम है? यदि मालूम है दोस्तों तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। The most notorious event of James' first reign occurred on November 5, 1605। 5 नवंबर 1605 को सबसे दर्दनाक घटना घटित होती है। ऑन दैट डे, उस दिन अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथोलिक लोगों का एक समूह attempt to blow up the king and parliament in the palace of Westminster। तो वेस्टमिनिस्टर के महल में वहां पे लोग हमला कर देते हैं, राजा और पार्लियामेंट को खत्म कर देने के लिए, उड़ा देने के लिए। दिस कंस्पायरेसी वाज कॉल्ड द गन पाउडर प्लॉट। याद रखिएगा, गन पाउडर प्लॉट कंस्पायरेसी हुई थी, षड्यंत्र हुई थी किसके खिलाफ? तो जेम्स फर्स्ट के खिलाफ, जो इंग्लैंड के किंग बने थे 1603 में। और ये गन पाउडर प्लॉट कब घटित हुआ दोस्तों? तो 5 नवंबर 1605, 5 नवंबर 1605। द गन पाउडर प्लॉट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रॉबर्ट कैट्सबाई। ये भी सवाल है, किसके द्वारा इस षड्यंत्र को तैयार किया गया था? इसका मेन हीरो कौन था, मेन गुनाहगार कौन था? तो रॉबर्ट कैट्सबाई। ही वाज ऑन इंग्लिश कैथोलिक। दोस्तों इंग्लिश कैथोलिक था। द प्लॉट वाज फेल्ड। लेकिन ये जो षड्यंत्र था ये असफल हो जाता है। A failed attempt to kill the Protestant king James। यहाँ पे दोस्तों जे होगा जेम्स फर्स्ट एंड हिज फैमिली। दोस्तों धर्म की बात करें तो जो कैथोलिक लोग भी थे ना, ये भी 3 भागों में बटे हुए थे, एंग्लिकन्स, प्रेस्बाइटेरियन और प्यूरिटन्स। और यही लोग आगे चल के दोस्तों इंग्लैंड का राजा बनते हैं, जो आगे आपको मिलेगा। ये जो प्यूरिटन्स थे, ये जो कैथोलिक थे, ये सभी लोग एक ही थे, लेकिन ये 3 भागों में बटे थे। दोस्तों हुआ क्या था कि इंग्लैंड के जो चर्च थे वो बुझिए कि वल्गरिटी का एक सेंटर बन चुके थे। इससे समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा था। जैसे आज अगर हम बिहार की बात करें तो जो भोजपुरी है क्या है, इसमें वल्गरिटी ज्यादा है। उसी प्रकार उस समय जो चर्च थे उसमें वल्गरिटी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसका विरोध भी हो रहा था। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। जो आपका जेकोबियन एज है, इसमें जो लिटरेचर की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, विलियम जो शेक्सपियर थे अपने राइटिंग की शुरुआत तो की एलिजाबेथ पीरियड में, लेकिन इनके बहुत से मास्टरपीस, ग्रेट जो ट्रेजेडीज है या ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, वो लिखे गए थे 1601 से लेकर 1605 के बीच में, लगभग इसी टाइम में लिखे गए थे। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, याद रखिएगा, जो विलियम शेक्सपियर थे जिन्हें हम बार्ड ऑफ एवन और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड के रूप में जानते हैं, वो क्या लिखते थे? ड्रामेटिक रोमांसेज लिखते थे। ये सवाल टीजीटी में पूछा गया था परहैप्स 2015 में। तो विलियम शेक्सपियर क्या लिखते थे? ड्रामेटिक रोमांसेज लिखते थे। ट्रेजेडी तो आप जानते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ से सवाल बनता है,
अब कब से कब तक लिखे? 1601 से लेकर 1605 के बीच में लिखे। दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस पीरियड में आती हैं। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये ट्रेजेडीज है। जैसे ओथेलो 4 में आता है, किंग लियर 5 में आता है, मैकबेथ 6 में आता है। दोस्तों हेमलेट की पब्लिकेशन कब हुई थी, मतलब हेमलेट कब लिखा गया था जरूर बताइएगा। और ये रचना है, ये भी शेक्सपियर की है। एक रचना है टेम्पेस्ट, इसको लगभग 1610 या 11 में लिखा गया था। ये 1610 या 11 जो आपको ऑप्शन में आए वही सही रहेगा, क्योंकि दोनों के मध्य रहा था। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सम अदर राइटर्स ऑफ दिस एज, दोस्तों अब हम बात करें कुछ दूसरे राइटर्स जो इस एज के महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली। दोस्तों ये रचना है रॉबर्ट बर्टन्स की एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली। इसको याद रखिएगा कि इसका पब्लिकेशन 1621 में हुई थी। तो एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली किसकी रचना है? तो रॉबर्ट बर्टन्स की रचना है। जैसे आपको परीक्षा में सीधे सवाल आ सकते हैं कि एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली के रचनाकार कौन। अब दोस्तों अगला है कि फ्रांसिस बी माउंट एंड जॉन फ्लेचर। दोस्तों ये लोग हैं दो व्यक्ति, इन्होंने दो, जैसे एक रचना की थी कि द नाइट ऑफ द बर्निंग बेस्टी, याद रखिएगा एक रचना है द नाइट ऑफ द बर्निंग बेस्टी। ये वर्क्स है, याद रखिए कि इसको किसने लिखा था? तो फ्रांसिस बी माउंट एंड जॉन फ्लेचर। अगला है कि किंग जेम्स बाइबल इन इंग्लिश। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो रहा इस पीरियड में वो रहा किंग जेम्स का बाइबल, जो 16 से 11 ईस्वी में आता है। अब दोस्तों इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नॉन एज द ऑथराइज्ड, दी ऑथराइज्ड वर्जन। क्या इसका नाम है दोस्तों? दी ऑथराइज्ड वर्जन। जॉन वेक्स्टर राइटर है इस एज के, जिनकी दो रचनाएं आपको याद कर लेना चाहिए। द व्हाइट डेविल, जिसकी पब्लिकेशन 1612 में होती है या 1612 में लिखा जाता है। और फिर है द डचेज ऑफ माल्फी, द डचेज ऑफ माल्फी 1614 में इसको लिखा गया था। दोस्तों इस ड्रामा का ट्रेजेडी का ये रिवेंज ट्रेजेडी है दोस्तों। इसका जो थीम है क्या है दोस्तों, जो विषय है वो है आपका डेथ, गिल्ट, डेथ एंड सफरिंग। अब हम बात करेंगे बेन जॉनसन की। दोस्तों बेन जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ही बिकेम द फर्स्ट पोएट लॉरेट्स बट नॉन ऑफिशियल। दोस्तों यदि हम बात करें इंग्लैंड के सबसे पहले पोएट लॉरेट्स की एक पद है, वो बने थे आपके बेन जॉनसन, लेकिन दोस्तों ये ऑफिशियली नहीं बने थे। यदि हम बात करें ऑफिशियली की तो जॉन ड्राइडन वाज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली। ठीक है दोस्तों। बेन जॉनसन स्टार्टेड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। दोस्तों कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का थियरी बेन जॉनसन ही दिए थे, और इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखना शुरू किया इसी एज में, जोकोबियन एज में ही सेज अबाउट शेक्सपियर। वो शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, या सेड भी यहाँ पे लिखा, उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था कि डैट, शेक्सपियर के बारे में उनका एक दोस्तों कमेंट था, याद कर लीजिएगा कि ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। दोस्तों काफी जलन थी शेक्सपियर से, क्योंकि शेक्सपियर जो थे बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, उनकी पढ़ाई लिखाई किसी बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं हुई थी। इसलिए जो बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग थे वही लोग शेक्सपियर की पॉपुलरिटी से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। तो बहुत लोग उन पे कमेंट भी करते थे, उनको उनकी क्रिटिसाइज करते थे। तो ये क्रिटिसाइज है, भी याद रखिएगा कि ही न्यू लिटिल लैटिन लेस ग्रीक, मतलब कुछ नहीं जानता था, ना तो लैटिन जानता था ना ग्रीक जानता था। ही स्टार्टेड राइटिंग मास्क। इसी पीरियड में दोस्तों मास्क भी लिखना शुरू किए बेन जॉनसन। इनकी कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम याद रखिएगा। इसको आप कह सकते हैं कि मेजर वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में। वल्पुन, इसका एक सब टाइटल है दोस्तों द फॉक्स 1606 में। द अल्केमिस्ट 1610 और बार्थोलोम्यू फेयर 1614 में। तो आई होप दोस्तों ये जो सेशन है आपको अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर पा रहे होंगे ये सेशन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो लेक्चर है आपके तैयारी में जरूर वैल्यू एड करेगी। मेटाफिजिकल पोएट्री। अब दोस्तों इसी समय में एक न्यू टर्म आया लिटरेचर की फील्ड में, वो था आपका मेटाफिजिकल पोएट्री, या मेटाफिजिकल पोएट्स भी आए इसी टाइम में। जैसे आपके जो जॉन डॉन साहब हैं, इन्हें हम जानते हैं
क्वाइनर ऑफ या फिर फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डॉन जो है। अब दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है? हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोएट्री, मतलब बहुत ज्यादा बौद्धिक वाला ये कविता है। मार्क्ड बाय बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीप्ट, incongruous imagery, complexity, and subtlety of thought, frequent use of paradox, and often by deliberate harshness or rigidity of expression। दोस्तों इन लाइन को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कहीं से ना कहीं से इसमें आपके सवाल बन सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेटाफिजिकल पोइट्री में जिस फिगर ऑफ स्पीच की यूज होती है वो है आपका पैराडॉक्स। और ये लोग जानबूझकर कविता का जो टोन होता है उससे क्या कर देते हैं? हार्शनेस कर देते हैं और रिजिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। दोस्तों इसमें कंसीट का लोग यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ये कंसीट क्या होते हैं, पैराडॉक्स क्या होते हैं, हम आगे के लेक्चर में जब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को कवर करेंगे। सब एक चीज इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा कि सैमुअल जॉनसन फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। तो सबसे पहले जो मेटाफिजिकल पोएट नाम का प्रयोग किए थे वो किए थे दोस्तों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये एक क्रिटिक थे और अपनी एक पुस्तक में, इनकी पुस्तक का भी नाम याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों। वो पुस्तक का नाम है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट। ठीक है दोस्तों, तो द लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और इन्होंने इस रचना में, इस पुस्तक में एक टर्म का यूज किए थे मेटाफिजिकल पोएट्स। अब हम दोस्तों बात करेंगे मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स। तो आप जैसे जिस तरह यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स का नाम याद किए थे उसी प्रकार आपको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है या मेटाफिजिकल जो पोएट्स है उन लोगों का नाम भी आपको याद कर लेना होगा। तो सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों है आपका जॉन डॉन। तो जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। इन्हें हम फादर ऑफ और क्वाइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जानते हैं। फिर नाम आता है जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी बोगान, एंड्रू मार्वेल और रिचार्ड क्रैसो। तो इन्हें जरूर लिख के दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग जैकोबियन एज को कवर किए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। दोस्तों हर किसी के जिंदगी में एक मौका आता है, वही मौका यदि वो पहचान ले तो जिंदगी में वो सफल हो जाता है। तो ये मौका जो आपके लिए है, ये जो बीपीएससी की एग्जाम, ये आपके जीवन की पहली और आखिरी मौका। अब दोस्तों ये तो एक कोट्स है जो आपको थोड़ा बहुत जरूर ही मोटिवेट करेगा, लेकिन बताइएगा कि इस सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसे अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहे हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को एक मानव के तरह दिखाया गया है। जैसे दरवाजा कौन खटखटाता है? तो कोई व्यक्ति ही खटखटाता है। तो दोस्तों मुझे आपके आंसर का जवाब, तो दोस्तों मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा फिगर पे स्पीच है। दोस्तों आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए कैरोलाइन एज का डिस्कशन करेंगे। इसको इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों ये जो आपका कैरोलाइन एज है या कॉमनवेल्थ पीरियड है या एज ऑफ मिल्टन है, इन सब चीजों को अच्छा से हम लोग समझेंगे। इसमें एक प्यूरिटन एज भी यहाँ पे छूटा हुआ है, प्यूरिटन एज याद रखिएगा। मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन एज के लिए जाने जाते थे। कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और ऐसे जो आपका पूरा कैरोलाइन एज है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे वो थे आपके जॉन मिल्टन, क्योंकि यही इस एज के इमिनेंट लिटरेरी फिगर है। दोस्तों कैरोलाइन एज जो होता है वो 1625 से लेकर 1649 तक चलता है। और कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरग्रम जो है आपका 1649 से 1660 तक चलता है। लेकिन जो द एज ऑफ मिल्टन, ये तो पूरे एज के लिए न है दोस्तों, इसलिए इसको हम 1625 से 1660 मानते हैं और प्यूरिटन एज को भी हम 1625 से 1660 तक ही मानते हैं। अब जो भी इसमें आपको कंफ्यूजन होंगे वो आगे के स्लाइड में क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों एक एक स्लाइड में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ध्यान से सुनिएगा और उनको लिखते चलिएगा, अपना नोट्स बनाते चलिएगा। कैरोलाइन एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1625 and ends
in 1649. The age of Charles I, known as the Caroline period, during this period the spirit of Renaissance began declining. तो दोस्तों चार्ल्स फर्स्ट के शासन काल को, रेन को हम लोग कैरोलाइन एज के नाम से, कैरोलाइन पीरियड के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्पिरिट ऑफ रीनेसांस बिगन डिक्लाइन। दोस्तों जो स्पिरिट था रीनेसांस का, जैसे इसके जो एलिजाबेथ का या जेकोबियन का था, जिसमें लिटरेचर अपने मतलब चरम पे पहुंच रहे थे, ड्रामा खास करके स्पेशली अपने हाइट को गेन कर रहा था, उसमें क्या हुआ, उसमें डिक्लाइन शुरू हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कैरोलाइन एज में क्या होता है दोस्तों, रीनेसांस जो अपने हाई स्पिरिचुअल, हाई नॉलेज के लिए जाना जाता था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगी। दिस पीरियड इज वेरी फ्रूटफुल इन टर्म्स इट्स क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्रिएटिव राइटिंग हुए, लेकिन लिटरेचर, रेनेसांस में लिटरेचर के लिए इसे हम डार्क एज के रूप में जानते हैं। मेड ऑफ 3 पोएटिक स्कूल्स, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्यूरिटन। दोस्तों मेटाफिजिकल जान चुके हैं, कैवेलियर को इस सेशन में हम लोग जानेंगे, एंड प्यूरिटन्स। इस कैवेलियर के साथ एक आपको और वर्ड मिलेगा, राउंड हेड्स। दोस्तों यदि आप जानते हैं कि राउंड हेड्स कौन थे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। द टर्म, अब दोस्तों जैसे आप इसके पहले देखें कि एलिजाबेथन एज, जो उस एज की जो फर्स्ट क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्हीं के नाम पे पड़ा। जेकोबियन जो जेम्स थे उनके नाम पे पड़ा, जो लेकिन वो जेकोबियन जो नाम था वो जेम्स का लैटिन नाम था। उसी प्रकार जो कैरोलाइन एज है ये भी कैसे पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। द टर्म कैरोलाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैरोलस। किससे लिया गया है, कैरोलस। और जैकोबियन को जेकोबस से लिया गया था, और कैरोलस व्हिच स्टैंड्स फॉर चार्ल्स द फर्स्ट। तो ये जो कैरोलस वर्ड है चार्ल्स के लिए यूज हुआ था लैटिन में, उसी नाम, उसी वर्ड से ये आपको कैरोलाइन एज लिया गया है। एज वाज डोमिनेटेड बाय ग्रोइंग रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कॉर्ड। तो दोस्तों इस एज में आप देखेंगे कि ये रिलीजियस है, इसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक कन्फ्लिक्ट भी इसमें उत्पन्न होती है। यही सामाजिक कन्फ्लिक्ट जो होता है, सॉरी दोस्तों, कन्फ्लिक्ट जो होता है वो आपका सिविल वार को प्रमोट करता है, सिविल वार का कॉज बनता है। तो इस सेशन में आप याद रखिएगा कि ये जो कैरोलाइन एज है, इसका डिक्लाइन मतलब रीनेसांस का डिक्लाइन कैरोलाइन एज से ही दोस्तों शुरू होता है। अब दोस्तों आप देखें कि 1625 में राजा बनते हैं चार्ल्स फर्स्ट, और कैरोलाइन एज 1649 तक चलता है। ठीक है दोस्तों, 1649 तक चलता है, और 1649 में एक चार्ल्स मारे जाते हैं, चार्ल्स फर्स्ट मारे जाते हैं, और उनका जो लड़का था चार्ल्स सेकेंड वो भाग जाता है वहां से। अब उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होती है, थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एज आपको पढ़ना है, जिसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंट्रागनम के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये 1649 से ये 1660 तक चलता है। ठीक है दोस्तों, दिस पीरियड लाइक द अर्लीस्ट 2 पीरियड्स, जैसे 2 पीरियड्स पहले आप देखे एलिजाबेथ और फिर आप जेकोबियन और फिर क्या ये कैरोलाइन को भी आप ले सकते हैं, बिलोंग टू द प्यूरिटन एज। ये दोनों प्यूरिटन एज से थे। दिस इज द पीरियड व्हेन देयर इज नो मोनार्क। जब दोस्तों आपका ये क्या शुरू हो जाता है, कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है। देयर वाज नो किंग, कोई राजा नहीं था इन इंग्लैंड। गवर्नमेंट वाज रन बाय द पार्लियामेंट। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की जब मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है, ओलिवर क्रॉमवेल द प्यूरिटन लीडर, ये कौन था दोस्तों, प्यूरिटन लीडर था, कैम इनटू पावर, ये शक्ति में आता है, ये वहां मतलब ये अब प्रमोट करता है शासन चलाने में, राजा नहीं बनता है। ही डाइड इन 1658 व्हेन हिज सन रिचार्ड क्रॉमवेल बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। जब ये मर जाता है तो रिचार्ड क्रॉमवेल राजा नहीं बनता है, वहां का रूलर बनता है, रूलर, लेकिन वो किंग नहीं बनता है, याद रखिएगा। ही रूल्ड इंग्लैंड टिल 1660, वो 1660 तक वहां पे शासन करता है। इन दिस पीरियड प्यूरिटनिज्म
बिकेम ग्रेजुअली इनपॉपुलर। तो ये जो प्यूरिटिज्म थी, जो अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए जाने जाते थे, ये लोग चाहते थे कि चर्च को प्यूरिफाई करने का जो जैकोबियन एज में वल्गरिटी बढ़ गई थी, इमोरलिटी का वहां पे प्रसार हो रहा था, उसके लोग समाप्त करना चाहते थे, इसलिए लोग जाने जाते थे। लेकिन इनमें भी क्या आ गई दोस्तों, इनमें भी कमी आ गई। तब लोगों को लगा कि नहीं, मोनार्की को फिर से लाया जाए। द इंग्लिश पीपल रियलाइज दैट मोनार्की वाज इसेंशियल फॉर देम, कि उनके लिए मोनार्की क्या है दोस्तों, बहुत जरूरी है। तो यही कारण बनता है आपके रेस्टोरेशन पीरियड की। तो जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ये जो सेशन है आपका, ये है आपका कैरोलाइन एज पे डेडिकेटेड है। जो कैसे इसका लिटरेचर रहा, प्यूरिटन एज के लिटरेचर क्या थे, राइटर क्या है, थीम क्या है, इन सब चीजों पे दोस्तों ये आधारित है। तो कैरोलाइन एज को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द जनरल फीचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिविल वार, राइज ऑफ, दोस्तों ये इस एज का जो जनरल फीचर है उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं सिविल वार से। सिविल वार के बारे में आगे हम देखेंगे। राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म। अब दोस्तों ये जो आपके चार्ल्स फर्स्ट थे, ऐसे तो ये थे प्रोटेस्टेंट, लेकिन इन्होंने शादी कर ली कैथोलिक महिला से। अब जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग प्यूरिटन्स थे, इनको लगता था कि ये जो बंदा है ना, ये कैथोलिक को भी सपोर्ट करता है, इसलिए इन लोगों के बीच में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। असंतोष उत्पन्न होता है तो सिविल वार होता है। सिविल वार होता है दोस्तों, इसमें इनकी बहुत बार पकड़ धर होती है, लास्ट में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो होता क्या है, प्यूरिटनिज्म अब विकसित हो जाता है, और यही प्यूरिटन्स यहाँ पे फिर राजा बनते हैं, जो आप वहाँ पे देख रहे हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। लेक ऑफ स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता नहीं रह पाता है अब राष्ट्र में। डोमिनेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एंड डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। अब दोस्तों इंटेलेक्चुअल स्पिरिट का डोमिनेंस होता है, लेकिन ड्रामा का क्या शुरू हो जाता है दोस्तों, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो एज चल रहे हैं आपके कैरोलाइन एज, एक पोइट्री के बहुत अच्छे थे। पोइट्री हम बस जैसे तीनों एज को आप देखिएगा, जो रिनेसां को आप 3 पार्ट में बांटे हैं या 4, इन चारों पार्ट्स में जो कैरोलाइन एज था, इस एज के पोइट्री सबसे अच्छे पाए जाते हैं, सबसे उच्च कोटि के पोइट्री इसी एज में पाए जाते हैं। तो गोल्डन पीरियड भी हम कह सकते हैं, पोइट्री के लिए बहुत अच्छा पीरियड था। कैविलियर पोइट्री दोस्तों इसमें आता है। कैविलियर लोग कौन थे आगे हम जानेंगे। इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पोइट्री। अब ट्रेडिशनल पोइट्री से थोड़ा सा अलग था, ये भी देखिएगा। इन इट्स सब्जेक्ट मैटर, किस मामले में दोस्तों, सब्जेक्ट मैटर में। दोस्तों इतना डिटेल्स क्लास क्यों आ रहा है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में जो सवाल है आपके 4 या 5 ऑप्शन के रहेंगे। जब 5 ऑप्शन के होंगे तो सवालों को तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया ही जाएगा। तो आपको चाहिए डेप्थ नॉलेज, आप वन लिनियर से नहीं पढ़ सकते हैं, याद रखिए। यदि आप सोचते हैं खाली ऑब्जेक्टिव हम रट ले, तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा थीम को समझना पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन रिलीजन, फिलोसफी एंड द आर्ट्स, जैसे पहले के रचनाओं हम देख रहे थे कि उनका जो थीम था वो धर्म था, फिलोसफी थी, कला था। इसके बदले कैवलियर पोइट्री एम्स टू एक्सप्रेस जॉय एंड सेलिब्रेशन। अब दोस्तों ये लोग थोड़ा सा क्या है, कह सकते हैं कि ये जो चार्ल्स थे ना, ये बहुत करप्ट थे। ये सेक्सुअल एक्टिविटी में काफी इंडल्ज रहते थे। यहाँ जो राइटर थे, इनको सपोर्ट करने के लिए, जो कैवेलियर राइटर थे, इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, इन्हीं के प्रशंसा में या इनका सपोर्ट पाने के लिए आप कह सकते हैं, वे लोग वल्गरिटी को थोड़ा सा ज्यादा शो करने लगे, महिलाओं को क्रिटिसाइज होने लगा। मतलब दे ऑफन राइट्स ऑन थीम्स ऑफ लव, लव मेकिंग, टाइम, ब्यूटी, नेचर एंड पॉलिटिक्स। धर्म से ये लोग कोसों दूर थे, याद रखिएगा। जो कैवेलियर पोएट्स थे, जो कैरोलाइन एज में आते हैं, इनकी रचनाएं धर्म से काफी दूर होती है। ये लोग लव को ज्यादा फोकस करते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सिविल वार, दिस पीरियड विटनेस्ड अ सिविल वार। द वार वाज फॉट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ किंग नॉन एज द कैवेलियर्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट नॉन एज द राउंड हेड्स। दोस्तों याद रखिएगा कि कैरोलाइन एज में सिविल वार होती है। सिविल वार 2 लोगों के बीच में होती है। एक पार्लियामेंट के जो लोग थे, जिनके सपोर्टर्स को हम राउंड हैंड्स बोलते हैं, उनके, और उस समय के जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, उनके उनके जो अनुयायी थे, सपोर्टर्स थे, कैवेलियर, उन्हीं के बीच में होता है दोस्तों सिविल वार। बहुत से लोग मारे जाते थे, मारे गए। कारण क्या था, ये जो चार्ल्स थे कैथोलिक महिला से शादी कर लिए थे। ये जो पार्लियामेंट्री लोग थे सोचते थे कि ये कैथोलिक को सपोर्ट करता है, और ये लोग क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे।
इसलिए काफी खींचातान होता है, खींचातानी होती है उस समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द बेस्ट नॉन ऑफ द कैवलियर पोइट्स आर रॉबर्ट हैरिक, रिचार्ड लोवलेस, थॉमस कैरियू, सर जॉन सॉकलिंग। मस्ट ऑफ द कैवियर पोइट्स वेयर द कॉर्टियस। क्या थे दोस्तों? कॉर्टियस थे। विथ नोटेबल एक अपवाद भी है, फॉर एग्जांपल रॉबर्ट हैरिक। ये दोस्तों कॉर्टियस नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको हम कैवलियर पोइट में कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों ये जो कैवलियर पोइट्स थे, कैवलियर पोइट्स का एक जो ग्रुप है, इन्हें हम सन ऑफ बेन के नाम से भी जानते हैं। तो सन ऑफ बेन मतलब जो इनके लिखने की शैली थी वो बेन जॉनसन से मेल खाती थी, इसीलिए कैवलियर पोइट्स को सन ऑफ बेन जॉनसन के नाम से भी दोस्तों हम लोग जानते हैं। दिस पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ अ टाइम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द थिएटर। दोस्तों इसी समय थिएटर की खिंचाई शुरू हो गई, क्रिटिसिज्म होने लगा, क्योंकि इमोरालिटी काफी स्प्रेड हो रही। एंड इट्स मोरल्स दिस द प्यूरिटन सा इट इज अ सिंबल्स ऑफ द बैड फीचर्स। मतलब इसे एक बैड फीचर्स के रूप में वो लोग देखने लगे जो प्यूरिटन्स थे। सो द थिएटर्स वेर क्लोज बाय द प्यूरिटन्स। इसीलिए प्यूरिटन्स के द्वारा थिएटर को बंद कर दिया गया। कब दोस्तों? 1642 में। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है दोस्तों आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। एंड द ड्रामा कोलैप्स। तो ड्रामा क्या हो गया? धीरे धीरे, और मतलब ड्रामा के नेचर थी, जो ड्रामा की जो हाइट थी उसमें क्या होती है दोस्तों? धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगती है। जो आप शेक्सपियर के समय देखते हैं एलिजाबेथन एज में कि काफी अच्छी रचनाएं उसमें आती है, काफी डेवलप होता है जो आपका ड्रामा का जेनर है, क्योंकि ज्यादा रचनाएं नहीं होती है उनकी। 1642 में बैन हो जाता है थिएटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने दोस्तों। पार्लियामेंट्स लाइसेंसिंग एक्ट या ऑर्डर ऑफ 1643। दोस्तों ये क्या है? ऑन ऑर्डेंस मैंडेटेड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट। एक आदेश आता है पार्लियामेंट से 1643 में कि दैट एवरी पीस ऑफ राइटिंग मस्ट बी लाइसेंस बिफोर इट्स पब्लिकेशन। अब कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस का नहीं लिख सकता था, उसको लाइसेंस मतलब क्या? ऑथराइज करना होगा। एंड दैट एवरी रिटन वर्क मस्ट कंटेन the name of the author, the printer and the publisher। तो अब रचना यदि आप कोई लिखते हैं तो बिना राइटर के नाम के नहीं लिख सकते हैं, ऑथर का नाम चाहिए, प्रिंटर का नाम चाहिए, जो और जो पब्लिशर है उसका भी नाम चाहिए। अब दोस्तों इसी के अगेंस्ट में एक रचना आती है जिसको आप याद रखिएगा, मिल्टन एरोपैटिका was written especially against this act। ये जो एक्ट है आपका पार्लियामेंट्स लाइसेंसिंग एक्ट या ऑर्डर, इसके विरोध में मिल्टन्स, हालांकि ये प्यूरिटन्स थे, याद रखिएगा ये प्यूरिटन्स थे, फिर भी इन्होंने इस एक्ट का विरोध किया अपने रचना के माध्यम से। और इस पूछा जा सकता है कि इस रचना का क्या नाम है या यह किस लिए लिखा गया है, तो एरोपैटिका लिखा गया था पार्लियामेंट्स लाइसेंसिंग एक्ट के विरोध में। ठीक है दोस्तों, दिस वर्क वाज ऑन आर्गुमेंट ऑफ फ्री प्रेस। ये जो एक्ट है ना, एक आर्गुमेंट है फ्री प्रेस का। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किए। आप जरूर अपना नोट्स बनाइएगा और हाँ जरूर बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा। तो इस सेशन में इतना ही।